तो आज की क्लास में हम फायरबेस डेटाबेस एंड स्टोरेज का सेटअप करने वाले हैं। एंड इसके ऊपर मैं आपको एक एप्लीकेशन कॉलिंग ऐप बोल सकते हो, लाइक जो हमारा नॉर्मल हमारे मोबाइल के अंदर होता है ना, कॉल लॉग वाला ऐप, जहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं सारे, एंड उसमें हम कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड उसमें एक कॉल का बटन होता है, इससे नॉर्मल हम फोन कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, सेम वही ऐप मान लो एक तरीके से। ओके, तो इसको फायरबेस के साथ बनाने वाले हैं। तो पहले तो हमें फायरबेस का सेटअप देखना होगा एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों पे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पे मतलब लेके चलेंगे लॉजिक्स को और चला के देखेंगे, और पूरा जो भी एक क्रेड ऑपरेशन होता है हमारा, जो भी हमारा क्रेड ऑपरेशन होता है उसको क्या करेंगे हम उसमें कंप्लीट करेंगे विद दिस एग्जांपल। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने एक बिल्कुल सेपरेट ऐप बनाया है जिसे मैंने यहाँ पे रन कर लिया iOS के अंदर। और इस ऐप को हम एक तरीके से अपना कॉल लॉग ऐप बोल सकते हो, या फिर माई कॉन्टैक्ट ऐप बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हो। इस ऐप को बनाना है, ठीक है। तो फायरबेस के अंदर हम दो चीजें यूज करेंगे इसके लिए। पहली चीज हम यूज करेंगे फायर स्टोर का डेटाबेस, एंड सेकेंडरी चीज जो हम यूज करेंगे वो होगा स्टोरेज। क्योंकि जब भी हम किसी यूजर का कॉन्टेक्ट डिटेल सेव करेंगे तो हम उसकी पिक्चर भी या फिर एक नॉर्मल पिक्चर भी उसके प्रोफाइल पे लगा सकते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर लगाते हैं ना, उस तरीके से सेम तरीके से वही होगा। तो स्टार्ट करें फिर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, और ये रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऐप के अंदर अपना फायरबेस का सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अपनी एक प्रोफाइल ओपन कर ले रहा हूँ जहाँ पे हम फायरबेस का सेटअप करेंगे। फायरबेस, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा माई कॉल ऐप। कंटिन्यू करने के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे हमें डिफॉल्ट अकाउंट अपना सिलेक्ट करना होगा गूगल एनालिटिक्स के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट तो बनकर रेडी हो गया है, बट हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि आपको एंड्रॉयड कनेक्ट करना है या फिर iOS कनेक्ट करना है। ओके, तो ज्यादातर आप लोगों ने अगर पहले फायरबेस पे किया भी है काम, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, ज्यादातर आप लोगों ने एंड्रॉयड पे सेटअप किया होगा, है ना। कितने लोगों ने सेटअप किया है या अभी तक फायरबेस पे कभी काम ही नहीं किया? यस सर। नहीं कभी ये फायरबेस होता क्या है, कभी काम नहीं करा। फायरबेस सुना नहीं कभी भी? हाँ सुना है लेकिन कभी काम नहीं करा फायरबेस पे। फायरबेस एक तरीके से मान लो कि जैसे मान लो हम जब भी, अभी ऐसे हमारे पास एपीआईज नहीं है ना, और एपीआईज अगर आपको बनानी है, जैसे आप सीख भी रहे हो, मान लो आपने फायरबेस एपीआई सीखी, तो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, है ना। बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि मान लो अगर हम नोड जेएस की एपीआई बना रहे हैं तो हमारे पास मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं। अगर हम पीएचपी वगैरह नॉर्मल बना रहे हैं तो हम एसक्यूएल का डेटाबेस यूज करते हैं, ठीक है। अब उन सब चीजों को होस्ट करने के लिए भी नॉर्मल है तो उस पर होस्ट करने के लिए आपके पास सर्वर मिल जाते हैं। बट अगर पीएचपी वगैरह या फिर आप प्रॉपर किसी ऐप के लिए बना रहे हो, है ना, जो आप चाहते हो कि आप खुद का ऐप बना के अपना प्रोजेक्ट को लाइव कर सको, और उसमें बाकायदा आपका डेटाबेस वगैरह सब आपने स्ट्रक्चर बनाया है, तो उस केस में क्या है कि आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, जिसका चार्ज 4-5 हज़ार रुपये जो भी होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, कितना आपको स्पेस चाहिए, है ना, सारी चीजें बैंडविड्थ चाहिए, उसके बेस पे होता है। अब ये सब चीजें हर किसी के पास तो अवेलेबल होती नहीं है ना।
और जब हम लर्निंग फेज में होते हैं तो हम इतना ज्यादा, ऐसा भी नहीं है कि हम लर्निंग फेज में हम फुल स्टैक पे काम करने लग जाएंगे तो हम एपीआईज भी बना लेंगे, ये सब कर लेंगे। तो जब एक फ्रंट एंड वाला बंदा जिसके पास कोई बैकएंड की नॉलेज नहीं है, जिसके पास कोई भी बैकएंड का सोर्स नहीं है जिसके जरिए वो एपीआई बना सके, जिसके जरिए वो बैकएंड डेवलप कर सके, तो वो उसके पास एक सहारा होता है, वो है फायरबेस। अभी फायरबेस क्या करता है, ये हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है विद रियल टाइम। मतलब हमारे पास डेटाबेस है इसका, हमारे पास स्टोरेज है। अगर इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें यूज करते हो, जैसे कि जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन जिसमें पुश नोटिफिकेशन यूज करते हो, सोशल लॉगिन यूज करते हो, एनालिटिक हो गया, आपका एमएल हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज ये दे देता है। और ये जो ऑन करते हैं इनको वो है गूगल। गूगल ने फायरबेस क्रिएट किया था, तो ट्रस्ट वर्दी भी है। अब ये सिस्टम कैसा है, पे एज यू गो वाला सिस्टम है। स्टार्टिंग में आपको पूरा पे नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे जैसा आपको जो फ्री ट्रायल मिलता है 25,000, जैसे ये स्पार्क प्लान चल रहा है, अभी दिख रहा है ना स्पार्क प्लान लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका फ्री वाला बेसिक प्लान चल रहा है। जब उस बेसिक प्लान से आप एक्सटेंड करोगे, जब उससे रेंज से बाहर जाओगे, जो भी फ्री कैपेसिटी वाली चीजें मिल रही हैं, तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे देखो, ये अभी चल रहा है, ये वाला प्लान चल रहा है ना स्पार्क प्लान, जिसमें लिखा है नो कॉस्ट $0 पर मंथ। इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आप यहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ सकते हो। जब इस पैकेज से बाहर की चीजें आप यूज करना चाहते हो या फिर आपकी लिमिट बढ़ रही है, तो उस केस में फिर आपको पे एज यू गो वाले सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जिसमें आप जैसे जैसे डेटाबेस का स्पेस, रिक्वेस्ट, यूजर्स आपके जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपका ये ऑटोमेटिक अपग्रेड होता जाएगा और आपके पास बिल आता जाएगा, यू हैव टू पे, है ना। उस तरीके से सिस्टम है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, यहाँ पे सारी चीजें इजीली हो जाती है। तो जब आप ऑल अलोन किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और यू वांट टू यूज सम डेटाबेस, है ना, सारी चीजें, देन आपके पास फायरबेस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, यस सर। अब ये सब चीजें ज्यादातर प्रोडक्शन में क्या है ना, कि आजकल लोग जब बड़ी कंपनियों में काम करोगे तो डेफिनेटली उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं ना, बैकएंड का बंदा भी होता है, इवन उनके पास पूरा डेडिकेटेड सर्वर होता है, सारी चीजें होती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, फायरबेस यूज नहीं करते, क्योंकि वो खुद का सर्वर सेट करते हैं, खुद का डेडिकेटेड सर्वर सेट करते हैं। जब हम जैसे लोग जैसे स्टार्टअप कर रहे हैं, हम छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, छोटा सा एक ऐप बना रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा यूजर्स नहीं होंगे, 10,000 15,000 यूजर हो सकते हैं मैक्स, इस तरीके की चीजों के लिए फायरबेस इज द बेस्ट थिंग स्टार्टिंग करने के लिए। ओके, तो अब देखो फायरबेस जो है ना, हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है कि भाई जो आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसका डेटाबेस वगैरह सारी चीजें आप इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर लिंक कर सकते हो एक साथ, मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट का डेटाबेस। जैसे मान लो सम टाइम आपने देखा होगा वेबसाइट एंड ऐप दोनों के अंदर सेम डेटा आ रहा होता है, तो वो एपीआई के जरिए होता है कि वहां पे सेम एपीआई लगी हुई है, तो डेफिनेटली डेटा सेम आएगा। वही सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आपने कोई वेबसाइट बनाई है ना, और उस वेबसाइट के अंदर भी आप फायरबेस लगा सकते हो, और आप चाहो तो अपने ऐप के अंदर भी फायरबेस यहाँ से लगाओगे, तो दोनों जगह सेम ही डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत बार लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं यूट्यूब पे कि भैया हमने अलग अलग दो ऐप बनाए, जैसे हमने ई कॉमर्स ऐप का एग्जांपल दिया था कि हमने वेंडर ऐप बनाया, हमने यूजर ऐप बनाया। अब इन दोनों के अंदर जो आइटम की लिस्टिंग है वो दोनों में सेम कैसे आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नाम एक ही रखा, एक ही प्रोजेक्ट बनाया, बट उसके अंदर हमने एप्स को 2 बार कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे कितने भी ऐप आप कनेक्ट कर सकते हो, 2 एंड्रॉयड, 10 एंड्रॉयड, 10 iOS, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आप मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए आप सेम डेटाबेस को मल्टीपल एप्स के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ देखो जब हम एंड्रॉइड और iOS दोनों को कनेक्ट करेंगे तब भी तो 2 एप्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो दोनों जगह सेम डेटाबेस दिखना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं iOS का, क्योंकि अभी तक करेंटली जो हम रन कर रहे हैं वो iOS है। देन उसके बाद मैं एंड्रॉइड का बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम जाएंगे iOS पे, जब कनेक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें मांग रहा है। ओके, जैसे कि हमारे ऐप की बंडल आईडी। अब बंडल आईडी कहाँ से मिलती है, जब भी आप एक ऐप बना रहे हो, हमने जैसे अभी ऐप बनाया, उस ऐप के अंदर माई कॉल ऐप जाओगे, यहाँ पे आप iOS के अंदर जाओगे, तो ये जो फाइल है ना mycollapp.xc वर्क स्पेस, मतलब xcode वर्क स्पेस, ये जो फाइल है व्हाइट कलर की, इसको हमें डबल क्लिक करके अपने xcode के अंदर ओपन करना होता है। ओके, यही फाइल जब हम ओपन करते हैं, आप धोखे से कभी ये वाली मत कर लेना, या देखो यहाँ पे भी सेम है, बट क्या लिखा है, xcode प्रोज नॉट वर्क स्पेस, तो हमें वर्क स्पेस वाली ओपन करनी होती है। डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा। अगर आपके पास विंडोज है तो आई थिंक वहां पे नहीं है ना, बट जिन लोगों के पास मैक है वो लोग ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
अब प्रोजेक्ट जब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना एक्स कोड के अंदर, तो ये थोड़ा सा टाइम जैसे कि हमारा एंड्रॉइड वाला लेता है नॉर्मली बिल्ड करने में, सिंक करने में, है ना, ग्रेडल बिल्डिंग वगैरह होती है, सारी चीजें डाउनलोड करते हैं लोकली, वही सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं। अब ये जैसे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है, मुझे इसके अंदर फाइलबेस सेट करना है, तो मुझे ये देख रहे हो ना जहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो फोल्डर का स्ट्रक्चर आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे कि जो हमारे ऐप का नाम है वही नाम आ रहा है, इस पे डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे तो राइट साइड में यहाँ पे ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप देखोगे साइन इन एंड कैपेबिलिटीज। यहाँ आपको एक बंडल आइडेंटिफायर दिख रहा है, इसे ही बोलते हैं बंडल आईडी। ओके, तो यहाँ पे ये बंडल आईडी मांग रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, आपकी जो डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है खुद से बनी हुई, ये वाली बंडल आईडी भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद की भी, जैसे ऐप एंड्रॉइड के अंदर डिफॉल्ट जो पैकेज नेम होता है वो बनता है, जैसे आपने ऐप का नाम रखा डेमो ऐप, ओके, तो आपका एंड्रॉइड के अंदर जो पैकेज नेम बनता है डिफॉल्ट में, वो बनता है com.demo app, इस तरीके से बनता है। बट iOS के केस में देखो बहुत बड़ा बन रहा है, org.react.js.native.example समथिंग समथिंग, तो मैं इसे चाहता हूं सॉर्ट करना, तो मैं इसे यहां से हटाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, पहले तो मैं अपनी टीम सेलेक्ट कर लूंगा, मेरे पास पेड अकाउंट है, ओके, तो इसलिए मैं प्रोविजन प्रोफाइल यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं नाम रखूंगा कॉम डॉट, जो भी मेरे ऐप का नाम है, ऐप का नाम क्या है हमारे, माई कॉल ऐप, ओके। अब मैं दोबारा से इसको जैसे यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, माई कॉल ऐप आ गया, ओके। अब यहां से आप चाहो तो डायरेक्टली रन भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैं माई कॉल ऐप दे दे रहा हूं, और इसके अंदर यहां से, अब ये चीज निकनेम वगैरह ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो अपने ऐप का निकनेम, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इन्होंने भी ऑप्शनल दिया है। ऐप स्टोर आईडी ये भी ऑप्शनल है, तो हमें सीधा यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक करना है, ओके। रजिस्टर ऐप पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये फिर हमें एक गूगल सर्विस की फाइल डाउनलोड करने को बोलता है, जो हमें अपने एक्स कोड के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी होगी, तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया। और यहाँ पे इसने लोकेशन बताई है, देखो ये कि ये फोल्डर मिलेगा इसके अंदर, ये फोल्डर उसके अंदर डालना है। तो जैसे हम प्रोजेक्ट यहाँ ओपन कर रहे हैं, देखो मेरा प्रोजेक्ट का नाम, इसके अंदर एक और मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, इसके अंदर यहाँ इस लिस्ट में हमें ऐड करनी है वो गूगल सर्विस वाली फाइल। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इस पर डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड फाइल टू माई कॉल ऐप क्लिक करोगे, और यहाँ पे जो भी फाइल हमारी डाउनलोड हुई है, डाउनलोड्स के अंदर, ओके, इसका नाम क्या था, आई थिंक ये है, यही है 1 वाली, ओके। इसको बस हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो हमारी ऐड होगी। इसका नाम और थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, आई थिंक, रिनेम 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 न्यू फाइल, कहीं रिनेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो दोबारा से ऐड कर देंगे। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कहाँ गई यार, ओके, ऐड फाइल्स डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप पे ये है, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये ऐड करने के बाद अब एक्चुअल में जो तुम्हें डॉक्यूमेंट फॉलो करना है वो यहाँ कुछ नहीं करना, बस यहाँ से हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, क्योंकि ये नेटिव सेटअप है, हम रिएक्ट नेटिव के साथ जा रहे हैं। तो मैं कंटिन्यू टू कंसोल कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, जहाँ पे पहले एप्स का साइन बन के आ रहे थे, वहां पे अब मेरा iOS com.my कॉल ऐप ऑलरेडी आ रहा है, और ये अदर एप्स अगर और कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आ रहा है, ओके। यहाँ पे मैं नई वेबसाइट खोलनी है, एक rnfirebase.io। ये वेबसाइट एक्चुअल में देखो क्या होता है, जो
फायरबेस है उसका जो कोड है वो नेटिव वाला है। जो हमारी फायरबेस कंसोल पे अवेलेबल कोड है ना वो नेटिव है। मतलब एंड्रॉइड में कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको कॉटलिन या जावा का मिल जाएगा। अगर आप आईओएस में कर रहे हो तो स्विफ्ट या फिर सी शार्प वगैरह इस तरीके का कोड मिल जाएगा। अगर वेबसाइट की बात कर रहे हो तो वहां पे एचटीएमएल सीएसएस वगैरह, बट फ्रेमवर्क वाला कोड नहीं है। जैसे हम काम कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव में तो हमें इंटरेक्ट भी, तो अगर हम यूआई पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें इंटरेक्ट करना है, वो जावास्क्रिप्ट का कोड होना चाहिए रिएक्ट नेटिव वाला, है ना। बट अगर आपको कोड कॉटलिन का दिया है तो आप कैसे करोगे, नेटिव कोडिंग तो करोगे नहीं। तो उस चीज के लिए, उस कम्युनिकेशन को ऐप से फायरबेस का कम्युनिकेशन कराने के लिए ये वेबसाइट कोड प्रोवाइड करती है। इसको हम बोलते हैं rnfirebase.io। यहाँ पे रहे हो कि रिएक्ट नेटिव फायरबेस है ये, ओके। जहाँ पे हमें जब भी हम वहां से फायरबेस का सेटअप कर रहे हैं अगर कंसोल से, तो हमें इस वाली वेबसाइट पे आके अपना सेटअप करना होता है। अपने यहाँ पे पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है npm के, तभी हम फायरबेस को अपने फोन के अंदर और ऐप के अंदर यूज कर पाते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। Yes, sir. तो अब मुझे क्या करना है, ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ओके, ये पैकेज हो गया। दूसरा, इन्होंने बोला कि भाई देखो तुमने iOS का सेटअप कर रहे हो तो यहाँ पे लिखा iOS सेटअप। ये इन्होंने बोला कि ये गूगल सर्विसेज info.p लिस्ट की फाइल थी, इसे प्रोजेक्ट में ऐड करना था, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये काम ये भी हमने किया था। देन इन्होंने बोला है कि भाई एक काम करो, इसके बाद कॉन्फ़िगरिंग फायरबेस विद iOS क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे कुछ नेटिव फायरबेस की चीजें करनी होंगी, जैसे कि ये हैश इंपोर्ट फायरबेस डॉट एच, ये हमें ऐप डेलीगेट डॉट एम वाली फाइल के अंदर करना होगा। तो जब हम एक्स कोड को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे लिखा है ना ऐप डेलीगेट, इसके आगे एम लिखा है, मतलब ये ऐप डेलीगेट डॉट एम है। इसके अंदर हम जाएंगे, जैसा इन्होंने बोला है कि भाई ये कॉपी करो और पेस्ट कर दो, मैंने कर दिया। इन्होंने बोला फिर विद इन योर एग्जिस्टिंग डिड फिनिश लॉन्चिंग विद ऑप्शंस मेथड, ये वाला मेथड भी आपको मिल जाएगा। ये वाली लाइन जो लिखी है ना ये आपको मिलेगी यहाँ, देखो ये रही लाइन, ओके। इस लाइन के अंदर ये बोल रहे हैं कि आपको ये फायरबेस कॉन्फ़िगर ये इतना कॉपी करके पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे गया और ये फंक्शन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को स्पेस मिल रहा है, मैंने वो चीज पेस्ट कर दी, ओके। देन इन्होंने बोला कि भाई इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। जब हम iOS की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, पॉड्स की, है ना। तो पॉड्स के अंदर इन्होंने बोला है कि आपको ये चीजें, ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी कहाँ पे, ये आपको चीज लिखनी पड़ेगी टारगेट्स के अंदर। तो मैं ये कॉपी करूंगा ये और जाऊंगा अपने पॉड फाइल में, पॉड्स के अंदर एक पॉड फाइल मिलेगी यहाँ। और टारगेट जो हमें मिलते हैं वो टारगेट कहाँ है मेरा, मान लो ये रहा, ओके। तो मैंने, ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें ये भी यूज करना पड़ेगा उसके बाद, तो मैंने उसके बाद ये पेस्ट कर दिया। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर दे ये वाला फ्रेमवर्क स्टैटिक और ये दोनों चीज अगर आप यूज करोगे तो इसमें विघ्नहर्ता, मतलब विघ्न डालने वाले, विघ्नहर्ता नहीं, विघ्न डालने वाले लोग जो है वो ये है कि ये यहाँ पे क्या बोलते हैं फ्लिपर, ये एक्चुअल में दिक्कत देता है यूज फ्रेमवर्क से, इज नॉट कंपेटेबल लिखा है ना विद फ्लिपर। तो ये बोलते हैं कि एक काम करो, फ्लिपर वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे क्या कर दो, आप कमेंट कर दो, है ना, कमेंट कर दो, उसके बाद ये दिक्कत नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ देखो लिखा है ना फ्लिपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना। तो इससे हमें क्या करना है, इस लाइन को जस्ट कमेंट कर देना है, कमेंट करके करना है सेव। अब इन्होंने इसके बाद बोला है भाई कुछ नहीं करना, बाकी तुम्हें ये रेपो अपडेट वगैरह करना है जो भी तुम इंस्टॉल कर रहे हो। तो मैंने यहाँ क्या करा, cd iOS, cd iOS, उसके बाद ये पॉड इंस्टॉल रेपो अपडेट, हमने फ्लिपर को
कॉन्फ़िगर जो कर रहे थे उसको हमने कमेंट कर दिया, तो इसलिए क्या किया इसने, फ्लिपर को हटा दिया, रिमूविंग फ्लिपर, सारी चीज़ें फ्लिपर से रिलेटेड, एंड जो भी चीज़ें इंस्टॉल करनी थी इंस्टॉल कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाली फाइल में, यहाँ पे इसको अगर हम दोबारा से ओपन करेंगे, अभी ये थोड़ा सा रीड हो रहा है ना, पॉज हो गई थी सारी चीजें, रीड होंगी, तो उसके बाद देखो सारे एरर्स चले गए अपने आप से। इसने क्या किया, जो भी हमने पॉड इंस्टॉल किया सारे कोड सही से डाल दिए, तो अपने आप से इसने ले लिया, यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो चला गया। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका सेटअप सही हुआ है या नहीं, तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस npm run ios करोगे। अगर आपका प्रोजेक्ट फिर से बिल्कुल ठीक रन होता, मतलब इमुलेटर पे भी आप रन कर रहे हो और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब ये कि आपका फायरबेस का जो एक बेसिक सेटअप होता है जिसकी वजह से आप फायरबेस से कम्युनिकेट कर सकते हो, वो सेटअप डन हो चुका है। ये iOS का। और जब तक रन हो रहा है तब तक हम एंड्रॉइड का सेटअप और देखते हैं। तो चलते हैं यहाँ। अब देखो इन्होंने बोला भाई कि हमें एंड्रॉइड कनेक्ट करना है, तो मैं गया यहाँ पे एंड्रॉइड सेलेक्ट किया। अब जो चीजें लगभग हमें iOS में देनी थी वही सेम चीज हमें एंड्रॉइड में भी देनी है, बस टर्म्स बोलते हैं ना, वर्डिंग अलग हो जाती है। जैसे हमारा iOS के अंदर यूनिक चीज क्या थी, बंडल आईडी, यहाँ पे यूनिक चीज होती है पैकेज नेम। ओके, तो पैकेज नेम अगर मैं अपने अंदाजे से बोलूं तो मुझे पता है कि जो भी हमारा ऐप का नाम होता है वही उसके आगे कॉम डॉट लगाने के बाद जो भी हमारा ऐप का नाम है वही हमारा पैकेज नेम होता है डिफॉल्ट एंड्रॉइड का। तो मान लो मैंने यहाँ पे कॉम डॉट, हमारे ऐप का नाम है माई कॉल ऐप, लगा दिया। ऑप्शनल निकनेम जो हमारा ऑप्शनल रखा मैंने, और इस चीज की जरूरत जो हमें पड़ती है जब हम बात कर रहे होते हैं पुश नोटिफिकेशन या कुछ अलग गूगल साइन इन वगैरह चीजों की, तब तक हमें कोई नीड नहीं थी, उसको हमने कर दिया ऑप्शनल और रजिस्टर ऐप पे क्लिक किया। रजिस्टर ऐप पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा भाई कि आप क्या करो, गूगल सर्विसेज की जेसन फाइल है वो डाउनलोड कर लो, और इसने बता दिया कि भाई ऐसे तुम्हें ये माई एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ जाके पेस्ट करना है ऐप वाले फोल्डर के अंदर, कुल मिला के ऐप वाले फोल्डर के अंदर करना है। मैं इसे कॉपी करूंगा, मतलब डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड, एंड इसको मैं कॉपी करूंगा, और आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में जाना है, प्रोजेक्ट का नाम एंड्रॉयड, एंड एंड्रॉयड के अंदर ऐप वाला फोल्डर जो है उसके अंदर मैं गया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। इसका नाम जो है वो प्रॉपर करना है, इसमें जो अगर काउंटिंग आ रही है तो वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब वो सर्च करता है तो वो इसी नाम से सर्च करता है, अगर उसमें कुछ भी एड ऑन होगा तो उसे मिलेगी नहीं वो फाइल, और हो सकता है कि एरर आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, इसके बाद हमने बोला चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसने नेटिव चीजें बोली हैं, ठीक है, नेटिव चीजें बताइए कि आपको ये करना पड़ेगा। तो देखो हमारे जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है उसके अंदर ऑप्शंस हैं अलग अलग, कि भाई कॉटलिन और जावा का मतलब जो अपग्रेडेड वर्जन है, तो कॉटलिन में अभी चल रहा है, मेरा सेटअप भी कॉटलिन में ही है, उसका डिफॉल्ट बन के आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ की कॉटलिन की चीज यूज कर सकता हूँ, और कुछ जावा की चीजें जो हमारे पास अवेलेबल होंगी वो जावा की यूज कर लेंगे। तो ध्यान से देखना इस प्रोसीजर को, बहुत सारे लोग करेंटली जो फायरबेस का नया नया वर्जन सेटअप करते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अब मिक्स होने लगा है, पहले सिर्फ जावा का सेटअप होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी,
बट अब क्या है कि कॉटलिन एंड जावा दोनों का मिक्स करते हैं, जिससे हम कुछ एरर से बचते हैं जो आते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो एंड्रॉइड वाला पार्ट है उसे हम कोशिश करते हैं इसके अंदर ओपन करने की। एक साथ ये दिक्कत है कि हम एक साथ ओपन करते हैं तो मेमोरी की दिक्कत आती है, तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है सेटअप हमारा। ओके, बात करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। मेरा iOS रन हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सेटअप सक्सेसफुली काम कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है एंड्रॉयड में ओपन होने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ऐप ओपन करते हैं, एंड्रॉयड वाला पार्ट ओपन करोगे आप, तो उस टाइम पे टाइम लगता है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लोजिंग में टाइम लग रहा है। मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, डायरेक्टली देखते हैं। हो गया ये, तब तक इसको होने दो। ओके, तो कुछ चीजें यहाँ से हम देख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं क्या। कॉटलिन वाली फाइल आई थिंक यहाँ से ओपन नहीं होगी, कुछ तो हो जाएंगी जैसे बिल्ड डॉट ग्रेडल, बट बिल्ड कॉटलिन वाला नहीं होगा, तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा। क्यों ले रहा है? सर फोर्स क्विट करो। एप्पल के आइकॉन में ही है ऊपर, फोर्स क्विट। ठीक है, वहीं से ओपन होगा। और ये तो क्लोज हो रहा है इस बार, तो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का नाम है माई कॉल ऐप, और इसका एंड्रॉयड वाला जो फोल्डर है उसे ओपन करना है सिर्फ और सिर्फ। इसका इंटरफेस बहुत अलग है जो पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो था उससे।
ओके, तो यहाँ ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ देखो मैं जो भी KTS वाली फाइल्स हैं वो सारी अवेलेबल मिल रही हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है KTS DSL में, यहाँ पे बोला है ना प्रोजेक्ट लेवल में जो build.gradle.kts फाइल है उसके अंदर में ये वाली लाइन जो है वो कॉपी करनी होगी, कॉपी करके पेस्ट करनी होगी। तो यहाँ जाएंगे प्रोजेक्ट लेवल पे, आप देख रहे हो build.gradle.kts, ये दिख रही है। इसके अंदर हमें यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर, यही तो बता रहा ना, प्लगइन्स के अंदर आईडी वाली लाइन हमें डालनी है। ओके, क्या करेंगे इसके बाद आप यहाँ पे डाल दो, ठीक। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे build.gradle जो है ऐप मॉड्यूल में build.kts ये यहाँ पे डालनी है, बट एक्चुअल में तुम्हें ऐप मॉड्यूल वाली build.gradle.kts यहाँ ढूंढोगे आप तो आप समझ नहीं पाओगे कौन सी है। ये तो फायरबेस की है ना, दिख रही है। यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल की ये वाली अवेलेबल है, हमें KTS वाली देखने में होती है दिक्कत मिलने में। तो हम क्या करते हैं, इसमें बस ये लाइन कॉपी करी हमने पहले इतनी, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे क्या, सेम तरीके से जैसे ऊपर वाले प्लगइन्स लिखे हैं ना, सेम तरीके से हमें लिखना अप्लाई प्लगइन एंड उसके बाद डबल कोट्स एंड जो हमने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर देंगे सेम एज जैसे ऊपर पेस्ट हो रखा है ना, सेम तरीके से, इस तरीके से। ये चीज समझ में आई, ठीक है। यस सर। ये ऐप मॉड्यूल वाला है तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ऐप मॉड्यूल के अंदर build.gradle.kts, अब build.gradle.kts आपको ऐप मॉड्यूल में नहीं दिख रही क्योंकि मॉड्यूल ऐप ये दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बिना KTS वाली फाइल है, तो फिर आपको इस तरीके से पेस्ट करना होगा। अगर KTS मिल जाता तो आप उसी हिसाब से करते। नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिपेंडेंसी ऐड करने का। तो इन्होंने देखो यहाँ पे दो डिपेंडेंसी दी है, एक तो एनालिटिक्स की एंड एक फायरबेस की नॉर्मल। तो हम एनालिटिक्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ फायरबेस वाली कॉपी करेंगे एंड सेम फाइल के अंदर जहां पे आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको दिखेंगी सारी ये डिपेंडेंसीज इंप्लीमेंटेशन वाली लाइन। तो यहां जाके क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद बस एक स्टेप और रह जाता है, और जो वो स्टेप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, फोर्थ स्टेप जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ से आप कंट्रोल कर दोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, आपका देखो एंड्रॉइड का कनेक्ट दिखा रहा है। बट अभी एक चीज और मिस है जो बहुत बार मैंने ट्राई की है, बहुत बार मैंने देखा है कि उसको ना डालो तो एरर आ ही जाता है कभी ना कभी, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं। और हमें क्या करना है, एक अलग टैब में जाना है और यहां जाके मैं सर्च करना है गूगल क्लास पाथ, गूगल सर्विसेज क्लास पाथ। ओके, ये साइट आपको मिल जाएगी। यहां जैसे आप जाओगे, ये जो लाइन है ना क्लास पाथ वाले, बस इसको कॉपी करना है और कॉपी करके अपनी जो सबसे ऊपर build.gradle है प्रोजेक्ट लेवल की, वहां पे जाके ये क्लास पाथ जो पड़े हुए हैं इसके नीचे जाके डाल दें। बस ये है सेटअप हमारा एंड्रॉइड का। इसे करने के बाद हमें करना है सिंक नाउ। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो इसी टाइम पे, सिंक होते टाइम पे एरर दे देगा। ओके, अगर कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो सिंक होते टाइम पे कोई भी एरर नहीं आएगा, सक्सेसफुली डन हो जाएगा सिंक। देन आप अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे, आपका एंड्रॉइड भी सही से चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोडिंग ब्रेक हो रही है। ओके, तो देख रहे हो जो हमारी बिल्ड है वो सक्सेसफुली, यहाँ देखो सक्सेसफुल बिल्ड हो गई है। इसका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा सेटअप बिल्कुल डन है। अब अगर आप iOS और एंड्रॉइड दोनों में सही सेटअप करते हो
तो आपका दोनों जगह कोड एक्सेस पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा जो सेटअप था वो कैसा सेटअप था, फायरबेस को ऐप से कनेक्ट करने का। बट वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस एंड स्टोरेज, ये तो फायरबेस के अंदर आते हैं ना। तो आपने एक्सटर्नली फायरबेस को कनेक्ट तो कर लिया, बट उसके अंदर जो फीचर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमें उनके पैकेजेस यूज करने होंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा क्लाउड फायर स्टोर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डेटाबेस, है ना। तो यहाँ पे इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें ये पैकेज यूज करना पड़ेगा, यार्न या फिर npm, जो भी आप यूज करना चाहो, ओके। जो भी अवेलेबल है आपके पास, मेरे पास दोनों है तो मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, यार्न, फायरबेस डेटाबेस या फायर स्टोर। एंड साथ में जो हमें फोटोज अपने अपलोड करने के लिए चाहिए वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए हमें ये वाला पैकेज करना होगा। बाकी ऊपर वाला तो ऑलरेडी हमने कर ही दिया था, फायरबेस ऐप वाला। तो मैंने यहाँ पे इसको ये भी पेस्ट किया। पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद cd iOS जरूर करना है, क्योंकि एंड्रॉयड में भी आपको iOS में भी चलाना है, तो पॉड इंस्टॉल। ओके, अब यहाँ से रन कर सकते हो दोनों चीज़ों को, npm run iOS, एंड देन इसके बाद में जैसे ये iOS रन होगा, इसमें हम एंड्रॉयड रन कर लेंगे चेक करने के लिए चल रहा है कि नहीं। जब भी हमारा सर्वर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हमें ये चीज देखने को मिलती है, ओके। आई मीन्स iOS, ए मीन्स एंड्रॉयड, एंड डी फॉर डेब मेन्यू, एंड आर फॉर रिलोड, ओके। तो अगर मैंने यहाँ से मान लो iOS स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ से रन किया iOS, और मुझे अगर एंड्रॉयड भी रन करना है, बस और मुझे एंड्रॉयड भी रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आऊंगा इस विंडो पे, और यहाँ पे आके मैं ए दबा दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा एंड्रॉयड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी देखो, एक बार iOS रन होने दो, देन फिर मुझे डायरेक्टली फिर कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, npm रन एंड्रॉयड एंड देन दोबारा से पूरा रन करूं, उसकी नीड नहीं है। यहीं से डायरेक्टली इसी सर्वर में मेरा एंड्रॉयड है वो भी स्टार्ट हो जाएगा।
एंड्री स्टूडियो को बंद कर दे रहा हूँ क्या? मेमोरी खा रहा है ज़्यादा। सेटअप तो हो ही चुका हमारा। चलो इतना रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई नहीं, तो बस ऐप चलाना है। स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, अच्छा सेटअप सबको समझ में आ गया ना कैसे किया था? यस सर। ठीक है, सेटअप भी समझना जरूरी है।
लाइव किट करके एक पैकेज है, ओके, लाइव किट। तो अगर तुम लोगों को कभी वीडियो कॉलिंग ऐप बनाना है, ओके, वीडियो कॉलिंग वगैरह, तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुम लाइव किट नाम के पैकेज से बना सकते हो, एसडीके से। वो क्या फ्री होगा सर? वो फ्री है, एक लिमिट तक फ्री है, बट उसमें काम हो जाएगा। और वो इंटरनली वेब आरटीसी को ही यूज कर रहा है। तो वो क्या है कि वेब आरटीसी का फ्रेमवर्क है लाइव किट, ओके। जो लाइव किट है वो वेब आरटीसी का ही फ्रेमवर्क है, एक तरीके से एसडीके उनके ही है। तो उसमें बड़ा ही इजी तरीके से तुम बिल्कुल सेटअप कर सकते हो, क्योंकि वेब आरटीसी पे आधे से ज़्यादा यूट्यूब पे कभी तुम्हें रिएक्ट नेटिव का कोई ढंग का वीडियो मिलेगा ही नहीं जो रिएक्ट नेटिव के लिए होगा। वेब के लिए तो बहुत सारे लोगों ने डाला है, किसी ने रिएक्ट के लिए डाला है, किसी ने लाइक एंगुलर वगैरह के लिए डाला, बट रिएक्ट नेटिव मोबाइल के लिए वेब आरटीसी मेरे हिसाब से तो डाला ही नहीं है ढंग से। तो वेब आरटीसी इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ सर, वो तो डिफिकल्ट सर, मैं देख रहा था उसको। तो फिलहाल लाइव किट का यूज करके तुम कर सकते हो, पूरा अच्छे से वीडियो कॉल हो जाती है। हमने एक डेमो रेडी किया था अपने क्लाइंट के लिए, थोड़ा सा टाइम लगा उसमें, एफर्ट्स लग गए, बट डेफिनेटली वो चीज़ इजी है करना। अगर तुम डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो हो जाएगा। कभी हमें मौका लगा तो मैं भी लेके आऊँगा, बट फिलहाल अभी उसमें कुछ चीज़ें अधूरी हैं, तो मैं आधी अधूरी तो नहीं बताऊँगा, पूरा ही बताऊँगा सेटअप करने के बाद। कितना जीबी स्पेस मिल गया हमें? 20 जीबी, ओके। इसका देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। सर ये मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, तो सर मैंने यूज किया था, बट वो मतलब मैसेज नहीं आते कि वो हार्ड कोड वैल्यू उसमें। आपका ही वीडियो देखा था, उसमें वो ओटीपी डाल के मतलब बस, मतलब ऐसे मैसेज नहीं आता क्या पॉपअप? सोशल लॉगिन से फायरबेस की है ना, उसमें दिक्कत ये है कि सम टाइम तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, वन टाइम में ही हो जाएगा, ओके। एंड सम टाइम ऐसा होगा, कितनी बार भी ट्राई कर लो सेम एरर मिलेगा। तो वहां पे ना डिपेंडेंसीज हैं, इसलिए मैं भी ज़्यादा फोकस नहीं करता इस टॉपिक पे। हो जाता है तो बढ़िया है, बहुत सारे एप्लीकेशन में सेट किया, फर्स्ट टाइम में हो गया, और बहुत सारे एप्लीकेशन में ट्राई किया, बट वो डेवलपर एरर मिलता ही रहता। अब दिक्कत क्या है कि हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, रिसोर्सेज, जैसे लैपटॉप हो गया एंड ईमेल आईडीज हो गई, एंड इनमें जो भी हमारा SH1 की ये सब चीज़ें जो बनती हैं ना, ये कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सिस्टम हम सेम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कॉमन हो जाती हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि हमें एरर मिलने लग जाता है, डेवलपर एरर या समथिंग कुछ।
इस तरीके के जब मैंने यूट्यूब पे 2 बार बताया, एक बार मैंने बताया तो दिक्कत आ रही थी और सेकंड टाइम जब मैंने बताया तो वो दिक्कत नहीं आई। सेम ही प्रोसीजर फॉलो करोगे, हो जाएगा बहुत बार, और सेम ही प्रोसीजर फॉलो करोगे, सम टाइम होगा कि आपको डेवलपर एरर मिले। तो इस चीज़ को मैंने इसलिए कोर्स के अंदर भी नहीं डाला, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ, हो जाए उस टाइम पे, और मान लो फिर तुमने किया और नहीं हुआ, तो फिर तुम बोलोगे कि सर प्रोसीजर गलत है। प्रोसीजर ठीक ही है, वो चीज़ तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट टाइम में तुम कैसी ये आईडी यूज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें, और फर्स्ट टाइम में हो भी सकता है। तो कोई यूनिक चीज़ नहीं है उसमें, वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर तुम चाहते हो उस चीज़ के लिए, तो मैंने ऑलरेडी एक पीपीटी भेज रखी है ग्रुप में, देखो, फायरबेस की। उसके अंदर मैंने सारे ओके स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं कि कैसे तुम सोशल लॉगिन कर सकते हो, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं और उससे हो जाता है। अब अगर उस केस में तुम्हें उसके डेवलपर एरर मिलेगा, तो डेफिनेटली वो तुम्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बार ट्राई करके, ईमेल आईडीज को चेंज करके, इस तरीके की चीजें करके ही उस रिजॉल्व होगा, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सर ये फोन नंबर ओटीपी उसका। और फोन वाला ओटीपी जो है ना, पहले का सिस्टम था कि हाँ डायरेक्ट हो जाता था ओटीपी, मतलब हमने ट्राई किया, नंबर भेजा एंड डायरेक्ट ओटीपी चला जाता था, ओके, वेरिफिकेशन। हाँ अब दिक्कत क्या है कि अब बीच में आने लगा है कैप्चा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। कैप्चा आने लगा है, तो कैप्चे के चक्कर में क्या होगा कि जब भी तुम ओटीपी के लिए वेरीफाई करने के लिए जाओगे, तो वो रीडायरेक्ट कर देता है ब्राउजर वो पे। रीडायरेक्ट हो जाता है। ब्राउजर हाँ करोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, वो फीचर ही अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ब्राउजर बीच में आ जाता है। इसलिए हाँ। अब कोई भी फायरबेस का ओटीपी सिस्टम यूज नहीं करता है। मोस्टली सब लोग क्या करते हैं, जो लोग एपीआई बना रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, जस्ट एक गेटवे खरीद लेते हैं, ओके, उस गेटवे को अपनी बैकएंड से कनेक्ट कर देते हैं और ओटीपी हमारा वहां से जाता है। वो बेस्ट वे है, क्योंकि कस्टमाइजेशन है, अपने हाथ में है जो कुछ सारी चीजें, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ओटीपी इज नॉट प्रेफर्ड, फायरबेस के अंदर तो नहीं है बिल्कुल प्रेफर्ड वो चीज। बाकी चीजें तुम सोशल लॉगिन में गूगल एंड फायरबेस ट्राई कर सकते हो, एंड ज्यादा तुम्हें इजी बनाना तो ईमेल एंड पासवर्ड भी ट्राई कर सकते हो, ये चीजें ट्राई कर सकते हो। और इनका मैंने आई थिंक डॉक्यूमेंट में भी मेंशन किया है। इसका डॉक्यूमेंट जब मैंने बनाया था, तो मैंने कहा भले ही मैं टॉपिक वो नहीं पढ़ाऊंगा, बट डॉक्यूमेंट दे दूंगा, जिससे क्या है कि तुम लोग बाद में पढ़ सकते हो। और यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है मेरे, तो वहां से सिंक करके तुम चीजों को कर सकते हो। अब मुझे फिलहाल इसका मैनेजमेंट, मैंने सारा डेटा, ये ऐसा नहीं है, देखो अभी हमारे पास कितना जीबी स्पेस था, और जैसे ही मैंने एंड्रॉइड ये ओपन किया ना एमुलेटर, 5-6 जीबी ले गया, 4-5 जीबी तो हमारा एंड्रॉइड एमुलेटर ही लेता है ना। तो ये स्पेस तो खाता ही है। अब ये एक बढ़िया रन हो जाएगा, एंड्रॉइड का रन हो जाएगा हमारा। कुछ एरर आ रहा है क्या, फेल्ड? यही रन हो जाए कम से कम, iOS कोई रन एक हो जाए। स्पेस की दिक्कत आ रही है कुछ, ओके, ठीक है। तुम्हारा iOS तो रन हो गया, इसको भी हम रन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस का ही कोई दिक्कत आ रहा है, जो बिल्ड नहीं हो पा रहा, सिंक नहीं हो पा रही चीजें उसकी। तो कुल मिला के जो सेटअप है वो इस तरीके से होता है। अब जो पैकेज हमने इंस्टॉल किए हैं, इन्हीं दोनों पैकेज का यूज करेंगे कल की क्लास में, और इसी प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे। और जो हमने ऐप एग्जांपल बनाना है उसका बनाएंगे, क्रेड ऑपरेशन बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप समझाऊंगा कि कैसे हम डेटा को ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे गेट करते हैं, किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, विद स्टोरेज हम स्टोरेज कैसे यूज करते हैं, वो पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कल के दिन। एंड कल हमारा जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा खत्म, ओके। तो कल की क्लास में मिलते हैं अब। ओके सर। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था पूछो पूछो। कि मतलब ये फायर बेस मतलब जैसे
कितने लेवल तक के प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं? मतलब कंपनी में तो यूज होता नहीं, क्योंकि अभी जहां मैं कंपनी काम में कर रहा हूँ। कभी भी तुम, ये जो फायरबेस है ना, ये क्लाइंट चूज करता है, कभी भी हम सलाह नहीं देते, समझ रहे हो? ओके। क्लाइंट क्यों चूज ओके। करता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे सिर्फ और सिर्फ एक एमबीपी बनाना है ना, एक ओके। एमबीपी बनाना है कि स्टार्टिंग लेवल में वो उसे फंड रेज करना है, फंडिंग के लिए, है ना, चीजें, और उसे एक डेमो दिखाना है, तो वो कहता है कि भाई हम तो फायरबेस के साथ जा रहे हैं, क्योंकि 30 से 25 हजार यूजर तक, 20-25 हजार का यूजर का लोड ये इजीली ले लेता है। और ऐसा नहीं है कि तुम अगर चाहोगे फायरबेस से बनाना और उसे प्रोडक्शन में ले जाके चलाना चाहते हो तो नहीं चला सकते हो भाई, डेफिनेटली गूगल लीड कर रहा है इस चीज को, तो सिक्योर है ना, पेमेंट भी देनी पड़ेगी ओके। और इसमें तुम्हें कोई बंदा भी अलग से नहीं रखना पड़ेगा, वो ठीक है। बट जब जो एक बिजनेस लेवल के जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, जैसे तुम जोमेटो, इस तरीके की चीजें जहाँ पे लाखों करोड़ों यूजर्स आ रहे हैं, वो फिर फायरबेस के लिए नहीं, क्योंकि उसमें तुम लॉजिक कस्टमाइजेशन नहीं है ना, इतने हाँ। लॉजिक्स को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो तुम बैकएंड की एपीआईज वाले, जो तुम एक अपनी खुद की एपीआई लिख के कर सकते हो, वो चीज यहाँ नहीं है, ठीक है। तो फिर बिजनेस लॉजिक के लिए, बड़े प्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली बड़े लेवल पे फायरबेस प्रेफर कोई भी नहीं करता, कहीं भी नहीं करते। उसके लिए तो अपना खुद का सर्वर, खुद की एपीआई, खुद का डेटाबेस, सब कुछ अपने हाथ में, ठीक है। ये सिर्फ ओके अभी सर। फिलहाल यूज कर सकते हैं लर्निंग पर्पज के लिए। और अगर तुम्हें खुद के प्रोडक्ट डालने, जैसे मान लो तुम एक जॉब लेना चाह रहे हो ना, तो तुम चाहते हो कि डेटाबेस यूज करके हम 4-5 फुल स्टैक ऐप बना ले, और मैं एपीआई नहीं बनाना चाहता, तो तुम डेफिनेटली फायरबेस के साथ जाओ, फायरबेस के साथ सीखो, एंड फायरबेस के साथ 5-10 ऐप बनाओ अच्छे से, और उन्हें कहीं पे लाइव कर दो, एंड आराम से अपनी जॉब के अंदर कभी भी इंटरव्यू में आराम से उनको मेंशन करो, दिखाओ कि देखो मेरे प्रोजेक्ट लाइव हैं। जब तक तुम एपीआई नहीं बना पाओगे तो तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने का हक नहीं है क्या? तो उस केस में डेफिनेटली फायरबेस इज द बेस्ट थिंग। ओके सर। ओके, चलो फिर।